जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो ये हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़ है एज़ यू गाइज नो। सो हम एनसीईआरटी से दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम उठाएंगे और उनको बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन आप सबने सुना होगा इस बारे में। इज़ द कलर ओके? आगे बढ़ते हैं। तो 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कहाँ पे? पंजाब में। तो इंजीनियर्स को कुछ मिलता है, कुछ माउंट जैसा मिलता है, कुछ बहुत बड़े माउंट जैसा मिलता है। और जो है कि ये साइट, इस साइट को ही बाद में क्या कहा गया? हड़प्पा साइट कहा गया। तो शॉर्ट वे में हमको बस इतना जानना है कि ये जो हड़प्पा की साइट है वो हमको कहाँ से मिली थी। तो प्रेजेंट डे में वो जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि एक पंजाब यहाँ भी एक पंजाब वहाँ भी, आपको पता होगा। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हड़प्पा की साइट मिली है वो कहाँ से है? वो पाकिस्तान से है, राइट। तो जब पंजाब में पहली दफ़े क्या हो रहा था, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियर्स को उस समय के खुदाई वगैरह में कह सकते हैं जो है कि ये पूरा का पूरा बड़ा का शहर मिला था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना, इंजीनियर्स थे वो, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो उनको नहीं पता था उस समय कि ये कुछ ऐसी साइट है, कुछ हिस्टोरिकल साइट है, उनको नहीं पता था। ये बात उस समय वहीं रह गई थी। और हुआ क्या था एक्चुअली, आगे पहले ये देखते हैं। देयर वर रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और वहाँ से एक्चुअली क्या थी ना कि थोड़ी सी टूटी फूटी सी दीवारें थोड़ी थोड़ी उनको मिली, किनको? इंजीनियर्स को मिली। और वो उन दीवारों में जो ईंटें प्रयोग हुए थे वो रेडीमेड थे, हाई क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पके हुए ईंटें थे। तो वो इंजीनियर्स ने क्या किया ना, अपने दिमाग लगाया और उन सारी जितनी बची खुची दीवारें थी ना उनको भी तोड़ दिया और उनके ईंटों को ले लिया और अपने रेलवे ट्रैक्स बिछाने में प्रयोग कर लिया। दिस वॉज इट। जब ये पहली दफ़ा मिली तो उनका इसी तरह से इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब बाद में जो है कि बहुत बाद में क्या हुआ था, जब आर्कियोलॉजिस्ट जब इस साइट को उन्होंने देखा तब उनको पता चला कि ओ माय गॉड ये क्या है। दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तब उन्होंने बताया कि सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट क्या है आपको पता है? इंडिया और जो है कि उसके आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं उन सबको मिला करके हमारा सब कॉन्टिनेंट बनता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि भाई ये जो हड़प्पा साइट जो आपको खुदाई करते समय, खुदाई या वॉकएवर कह सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाते समय मिली थी, जहाँ के बहुत ही अच्छे ईंटों का प्रयोग आपने कर लिया, वो कुछ और नहीं था बल्कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की एक सबसे कह सकते हैं पुराने शहरों में से एक शहर था वो, ठीक है। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 47,000 ईयर्स अगो। लगभग कह सकते हैं 5,000 साल पहले ये डेवलप हुए थे। 4700 ईयर्स अगो ये डेवलप हुए थे, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा के बारे में था। इसमें याद क्या रखना है कि ये जो साइट है प्रेजेंट डे पे कहाँ है? पाकिस्तान। प्रेजेंट डे कहाँ? पाकिस्तान, है ना। और 4700 ईयर्स अगो लगभग ये साइट रही होगी, ये शहर रहे होंगे। अब इनके शहरों के बारे में पढ़ते हैं। इनके शहरों के बारे में क्या है कि मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो शहर होते थे ना, मेनली कौन से शहर? जो हड़प्पन सिटीज़ होती थी। कौन सी सिटीज़ होती थी? इसी के आगे एन लगा दो, है ना। तो हड़प्पन सिटीज़ जो होती थी उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। मतलब जो शहर होता था वो लगभग 2 या 2 से अधिक भाग में डिवाइड होता था। द पार्ट टू द वेस्ट, अब ये ध्यान से देखना है, द पार्ट टू द वेस्ट, जो वेस्ट के वाला पार्ट होता था वो छोटा होता था, स्मॉल होता था। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बात कहाँ की हो रही है? तब पार्ट ऑफ द वेस्ट पार्ट की बात हो रही है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट होता था वो स्मॉल होता था बट हायर, लेकिन ऊंचाई पर होता था, ऊंचा होता था। और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सिटिगल। क्या बोलते थे? सिटिगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यानी कि वेस्ट वाला पार्ट को क्या बोलते थे? सिटिगल बोलते थे। इसके बाद द पार्ट टू द ईस्ट, जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो लार्ज होता था, बड़ा होता था, लेकिन लोअर, निचाई पे होता था कह सकते हैं। और इसको क्या बोलते थे? लोअर टाउन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? लोअर टाउन बोलते थे। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसके अलावा वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और इन जो पार्ट्स होते थे उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी बेक्ड ब्रिक्स की, पकी हुई ईंटों की।
एंड ब्रिक्स वर लेग्ड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो ब्रिक्स होते थे वो लगाए जाते थे, और इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाने से क्या होता है, वो जो दीवार होती थी, जो वॉल होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती थी। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, दो शब्द हमको याद रखने हैं इसमें, कि ये जो वेस्ट वाला पार्ट होता था उसको क्या बोलते थे, उसको सिटिगल बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, सिटिगल बोलते थे, और ईस्ट वाले पार्ट को क्या बोलते थे, वो लो होता था, उसको इसीलिए लोअर टाउन बोलते थे। ओके, तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ, सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी एक हड़प्पन ही साइट है, और वहाँ से हमें एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, ग्रेट बाथ बोला। क्या बोला, ग्रेट बाथ। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, सबको पता है। तो वो क्या करते हैं, ग्रेट बाथ के बारे में कुछ 3-4 सेंटेंसेस देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी क्या खासियत थी। तो दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर। मतलब ये जो ग्रेट बाथ था ना, एक टैंक कह सकते हैं, पूल कह सकते हैं, काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल कह सकते हैं। तो ये किससे बना हुआ था, ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ था फिर, और उसमें प्लास्टर कोटेड थी, वो क्या थी, दीवारें उनकी प्लास्टर कोटेड थी, और मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और साथ साथ उसमें नेचुरल टार था ताकि वो वाटर टाइट है, मतलब कि वाटर उसमें से बाहर नहीं जा सकता है ना, कि लाइक लीकेज वगैरह वाली जो सीन है कि वाटर बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ब्रिक्स लगे हुए थे, उसमें फिर प्लास्टर था, फिर साथ साथ नेचुरल टार से भी वो कोटेड थी। इसके अलावा देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट, मतलब कि स्टेप्स, जैसे स्विमिंग पूल में स्टेप्स लगे होते हैं ना, सीढ़ियाँ लगी होती है ना, वैसे ही इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी, दो साइड से, दो तरफ से लगी हुई थी, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके चारों तरफ देयर वर रूम्स, वहाँ पे चारों तरफ क्या होते थे, इसके चारों तरफ रूम्स होते थे, ऑन ऑल साइड्स, ठीक है ना। इमेजिन करो कि बीच में ये बाथ टब है, ईंटें लगी हैं, प्लास्टर कोटेड है, टार भी है, फिर दो तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, चारों तरफ क्या बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली, अब ये भी है कि इसमें भाई आपको क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि इसमें पानी कहाँ से आता था। तो देखो, वाटर वॉज प्रोबेबली, या तो हो सकता है कि पानी किसी वेल, किसी कुएं से आता हो, या फिर हो सकता है कि ड्रेन्ड, वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, हो सकता है कि जो पानी रहा हो उसमें वो कहाँ से आता हो, किसी कुएं वगैरह से लाया जाता रहा हो, या फिर कुछ उनका सिस्टम रहा होगा। देखो ये हिस्ट्री है, कुछ भी, मैंने 1000 दफ़े हर लेक्चर में यही बात बोली है कि हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते, हमको ये प्रोबेबली शब्द लगाना ही पड़ेगा कि हमारी जो अनुमान है, आर्कियोलॉजिस्ट के जो अनुमान है, कि वो ये हैं कि भाई हो सकता है कुएं से पानी इसमें आता रहा हो, और उसके बाद एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और यूज़ हो गया, प्रयोग हो गया, उसके बाद इसको ड्रेन्ड आउट, इसमें निकाल भी दिया जाता था, मतलब कि ये व्यवस्था भी थी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, परहैप्स। अब एक पॉइंट इसमें ये भी बनता है कि भाई ये इतना ग्रेट बात है, इतना बड़ा सा टैंक है, तो किस लिए यूज़ होता था, क्या ओकेजनली यूज़ होता था, या फिर ऑन द डेली बेसिस रोज़ यूज़ होता था। तो परहैप्स आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता है इंपॉर्टेंट पीपल, जो इंपॉर्टेंट पीपल थे, कैन से राजा वगैरह, है ना, तो वो जो है कि टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, किसी स्पेशल ओकेजन्स पे जो इंपॉर्टेंट पीपल थे वो हो सकता है इस ग्रेट बाथ का यूज़ करते रहे हों। तो ये हमारी ग्रेट बाथ के बारे में बातें हो गई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, कालीबंगन और लोथल। कालीबंगन और लोथल भी एक साइट है जहाँ से क्या मिला है, फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर क्या होता है, यज्ञ कुंड, हवन कुंड कह सकते हैं, है ना। और वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, ऑब्वियसली फायर अल्टर है तो उसमें क्या होंगे, सेक्रीफाइसेस ही परफॉर्म होंगे। यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है, उसमें हम लोग सेक्रीफाइसेस ही देंगे, है ना। सेक्रीफाइसेस मतलब क्या, यज्ञ वगैरह, यू नो ना, यज्ञ। तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि फायर अल्टर्स कहाँ से मिले, तो हमको पता होना चाहिए कालीबंगन और लोथल साइट से मिले हैं। फाइन। आगे देखते हैं, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। मतलब यहाँ के ये जो हड़प्पा सिटी है, वहाँ के घर वगैरह कैसे होते थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था, यानी कि पानी निकासी का, और उनकी सड़कें कैसी होती थी। तो हाउसेज वर
इधर 1 और 2 स्टोरीज हाई, मतलब 1 या 2 मंजिले घर होते थे विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। एक बीच में कोर्टयार्ड आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम्स बने होते थे। सब इमेजिन करते हुए चलो, मैंने तो इमेजिन किया कि घर कैसे हैं, या तो 1 मंजिला है या तो 2 मंजिला है, बीच में कोर्टयार्ड होता है, चारों तरफ रूम बने हुए हैं। कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है ना, इमेजिनेशन यूज करें। मोस्ट हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, और बहुत से घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, कि मतलब अलग से बाथरूम्स बने हुए हैं। और सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में क्या होते थे, वेल्स, कुएं लगे होते थे पानी सप्लाई करने के लिए, राइट। आगे बात करते हैं कि मैनी ऑफ दीज सिटीज, देखो स्टार पॉइंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, मतलब यहाँ की जो बहुत सारे जो शहर थे तो उनमें बहुत सारे शहरों में कवर्ड ड्रेन्स होते थे, मतलब कि जो नालियाँ होती थी वो कवर्ड होती थी, नालियाँ जिसमें गंदे पानी जाते हैं। ईच ड्रेन, हर एक जो नाली होती थी उसमें एक जेंटल स्लोप होता था, लाइक ऐसे नहीं होती थी, ऐसे थोड़ा सा स्लोप होता था, सो दैट पानी अच्छे से ऐसे फ्लो करके आए। सीधा होगा तो पानी फ्लो होने में दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा जेंटल स्लोप दे देते थे, ठीक है ना। ड्रेन्स इन हाउसेस, जो घर वाले ड्रेन्स होते थे, नालियाँ होती थी, वो सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। फिर उसके बाद ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रेन्स हैं वो बड़े वाले ड्रेन्स एक नाले से जाकर के जुड़ते थे। मतलब इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, कह सकते हैं। अभी जो है कि अभी पिछले जो बरसात थी, रेनी सीजन था, उसमें आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितना बुरा हाल था बारिश की वजह से, कि पूरा का पूरा कई झोपड़ियाँ बह गई नाले में और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो मतलब आज हम 2020 में जी रहे हैं और तब के ड्रेनेज सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि पानी बरसता है तो बहुत जगह क्या होता है, उनकी सड़कों पे नालियों का पानी बह रहा है, गलियों में उनके लोगों के घरों में घुस जा रहा है। लेकिन हम लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, घर के ड्रेन्स फिर सड़क के ड्रेन से जाकर के मिलते थे, फिर सारे छोटे छोटे ड्रेन्स जाकर के एक बिग ड्रेन से मिल जाते थे। तो कितना अच्छा सिस्टम था। ये सारा डिस्कशन, इतनी सारी बकबक सिर्फ इसलिए की ना कि चीज़ें याद रहें थोड़ी, है ना, थोड़ा सा डिस्कशन होता है ना, तो चीज़ें क्या होती हैं कि हम उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन बस जो लिखा है उसको पढ़ते जाओ, राइट। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता होना चाहिए कि हड़प्पन साइट से हमको टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं। टेराकोटा मीन्स क्या होता है, पक्की मिट्टी के बर्तन, है ना। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि टेराकोटा टॉयज भी हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट्स से मिले हैं, हड़प्पन साइट से। कॉटन का प्रयोग कब होता था, कहाँ से हमें पता चला, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको बस इतना याद रखना है कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। फिर प्रोबेबली, पूरे हिस्ट्री में आपको प्रोबेबली शब्द मिलेगा ही मिलेगा, एंड स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में। तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कहाँ पे कॉटन ग्रो की गई थी, हो सकता है मेहरगढ़ में ही सबसे पहले कॉटन ग्रो की गई हो। कब, लगभग 7000 साल पहले, लगभग 7000 साल पहले। सो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट वेयर, मेहरगढ़। ये बात हमको एकदम गांठ बांधनी है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अभी हमने बहुत सारे हड़प्पन सिटीज़ की बात की, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, कैसा क्या था। तो अब गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स हैं उनकी बात करते हैं। तो द सिटी ऑफ धौलावीरा शहर की बात करते हैं। कहाँ लोकेटेड है, खादीर बेट पे, इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो एक धौलावीरा सिटी है जो कि खादीर बेट रन ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है, और वहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिलता था और फर्टाइल सॉइल भी हुआ करती थी, राइट। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि धौलावीरा जो हड़प्पन टाउन है, सिटी है, वो कहाँ लोकेटेड है। तो हमको पता होना चाहिए कि एक तो गुजरात, ऊपर से खादीर बेट, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और इसके बारे में क्या स्पेशल है, मैंने क्यों मेंशन किया है। तो धौलावीरा जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ के जो शहर होते थे वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, जिसको सिटीडल बोलते थे, वेस्ट वाले पार्ट को सिटीडल बोलते थे, ईस्ट वाले पार्ट को लोअर टाउन बोलते थे। लेकिन जो धौलावीरा वाले जो शहर थे, टाउन्स थे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमको दोनों में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। धौलावीरा एक ऐसी साइट थी, एक ऐसी हड़प्पन साइट थी जहाँ के जो शहर थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे,
और हर एक पार्ट सराउंडेड होता था, घिरा हुआ होता था विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, मतलब बहुत ही मजबूत और बहुत ज़्यादा स्टोन वॉल्स से, स्टोन की दीवारों से घिरा हुआ होता था। और एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और वहाँ पे एंट्रेंस कैसे होते थे, प्रवेश कैसे होते थे, गेटवेज के थ्रू होते थे, ठीक है, प्रवेश द्वार बने होते थे। तो हमको ये धौलावीरा के बारे में याद रखनी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लोथल। अब लोथल साइट क्यों मेंशन की है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हर एक साइट की लोकेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो द सिटी ऑफ लोथल is stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat। तो जो लोथल साइट है वो कहाँ पे है, तो स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, साबरमती की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी के किनारे। और कहाँ बहती है साबरमती, सबको पता है, गुजरात। गांधी जी, याद आया, साबरमती के संग तूने कर, कुछ ऐसे करके एक वो भजन भी है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, इसमें ये साबरमती रिवर का नाम यूज़ होता है। तो कहाँ थे हम कि जो लोथल का लोकेशन देख रहे थे, लोथल साइट का, गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात के पास, ठीक है। तो हम इसके पहले वाला हमने देखा जो धौलावीरा है वो कहाँ है, वो रन ऑफ कच्छ है। धौलावीरा खादिर बेक रन ऑफ कच्छ। और जब हम लोथल की बात करेंगे तो बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। देयर वॉज अ डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल का क्या इंपॉर्टेंट है, तो लोथल से हमको एक डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड कैन से बंदरगाह, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछ लेता है कि हड़प्पन सिटी में जो है कि जो बहुत ही फेमस डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, वो कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक है ना। तो लोथल से मिला है हमको एक डॉकयार्ड, जहाँ पे कहते हैं बोट्स एंड शिप्स वगैरह आया करती होंगी समुद्र से एंड थ्रू द रिवर कैनाल, और गुड्स जो है कि यानी कि सामान वगैरह प्रोबेबली यहाँ पे लोड और अनलोड होता रहा होगा। लोड मतलब करना, मतलब लोड करना मतलब सामान शिप्स में भरना, अनलोड मतलब शिप से सामान उतारना। तो लोथल साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ा डॉकयार्ड, एक बंदरगाह मिला है। और ये इस बात का संकेत देता है कि यहाँ पे जो है कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे जो है कि कह सकते हैं व्यापार हुआ करता था, और सामान आता था और भेजाया जाता था, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी होता था हड़प्पन सिटीज़ में, है ना। तो ये इस बात का संकेत देता है हमको। आगे बढ़ते हैं, मिस्ट्री ऑफ द एंड। भाई हमने देखा हड़प्पन जितने भी सिटीज़ थी, जितनी साइट्स थी, हमने देखा कैसी थी। मतलब अगर मैं समरी लूँ, उनकी कंक्लूजन लूँ, तो मतलब आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है ना। वो जो लोग थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और बहुत ही मैनेज्ड पीपल थे, उनके घर, उनके ड्रेनेज सिस्टम, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। और वहाँ पे बिजनेस भी होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो कि हमें लोथल साइट से भी पता चलती है ये बात। तो अब इसके बाद मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये सब खत्म कैसे हुआ, ये सब खत्म भी तो हुआ, आज तो नहीं है ना हड़प्पा, आज तो नहीं है ना मोहनजोदाड़ो, तो खत्म हुआ। तो ये इसकी जो खत्म हुआ इसके बारे में मिस्ट्री है, रहस्य है ये कि आखिर कैसे खत्म हुआ। तो आइए वही देखते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो there were major changes took place, बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। लोगों पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी सिटीज़, बहुत से शहरों में लोगों ने रहना ही छोड़ दिया, या फिर बहुत से लोग जो है कि वहाँ से पलायन कर गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। मोहनजोदाड़ो में हमको देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो क्या हुआ कि गार्बेज, कूड़े का बहुत बड़ा ढेर सड़कों पर इकट्ठा हो गया। बल्कि वहाँ पर तो कितना अच्छा सिस्टम था, लोग ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मोहनजोदाड़ो में बाद में ये चीज़ देखी गई। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम भी ब्रोक डाउन, ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया और नए घर बनाए जाने लगे, जो कि सड़कों पे ही बनाए जाने लगे। बल्कि उनकी सड़कें कितनी अच्छी होती थी, साफ सुथरी होती थी, लेकिन अब सड़कों पे ही घर बनाए जा रहे हैं। इट्स लाइक कैन से कि झुग्गियां टाइप्स की घर होने लगे, है ना। भाई इन सब का रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड, इसके रीज़न की बात करें तो इसका क्या रीज़न है, जस्ट अ मिनट। तो इसका रीज़न कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि हो सकता है रिवर्स ड्राइड अप, हो सकता है नदियाँ सूख गई हो। नदियाँ सूख गई तो लोग वहाँ से पलायन करेंगे, सिटीज़ बर्बाद हो जाएंगी, एग्रीकल्चर होगा नहीं। रिवर सूख गई, पानी नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। इसके अलावा डिफॉरेस्ट्रेशन भी बहुत से कारणों की वजह से हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा लोग लकड़ियों का प्रयोग कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पशुओं को चरा रहे होंगे, है ना।
या फिर फ्लड बाढ़ वगैरह आई हो, या फिर लास्ट वाला क्या है, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, मतलब वहाँ के जो शासक वगैरह हों या फिर जो भी रूल करता था वहाँ पे जो मेन हेड होता था वो लॉस्ट कंट्रोल, मतलब उसका कैसे कह सकते हैं समाज में अनार्की आ गई, यानी कि अराजकता आ गई, यानी कि राजा की बात, शासक की बात कोई नहीं सुन रहा है, उसका कंट्रोल अपनी प्रजा से हट गया। तो दीज वर सम रीजंस, क्या क्या रीजंस थे, रिवर्स ड्राइड अप, डिफॉरेस्ट्रेशन, फ्लड्स, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है, इनमें से किसी एक रीजन की वजह से ये जो हड़प्पन साइट्स हैं ये सब खत्म हो गई और इतना मेजर चेंजेस आए सोसाइटी में। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछेगा, 3-4 ऑप्शन देगा, बताओ इनमें से क्या रीजन था हड़प्पन साइट्स के एंड होने का। तो आपको बताना है कि भाई एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है, तो अगर उनमें से ये इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन में है तो आपको टिक करना है, नहीं है तो वो गलत है। तो ये बात, हड़प्पन हमारी साइट पूरा खत्म। आगे बढ़ते हैं ऋग्वेदा के बारे में, न्यू टॉपिक, कुछ थोड़ी सी 2 स्लाइड्स और हैं, जस्ट खत्म हो जाएगा। तो ऋग्वेदा के बारे में, ऋग्वेद हम सबको पता है, ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद। हमारे कितने वेद होते हैं, चलो कमेंट सेक्शन करके बताएं, कमेंट में करके बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, रियली सॉरी, पता नहीं कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो ओल्डेस्ट वेद, जो जितने भी वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, उनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो क्या है, ऋग्वेद है। वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि कंपोज किया गया लगभग 3500 साल पहले। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3500 साल पहले ये डेटा कैन आस्क इन द एग्जाम्स एंड आस्क एंड कई बार पूछा भी गया है। ओके, द ऋग्वेदा इंक्लूड्स, ऋग्वेदा में है क्या, मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सूक्ता और वेलसेक। बहुत सारे क्या हैं, हिम्स हैं, हिम्स कह सकते हैं कि हिम्स को क्या कहेंगे, हिम्स को मंत्र कह सकते हैं, है ना, और जिनको क्या कहा जाता है, जिनको सूक्त कहा जाता है या फिर वेलसेक। हाँ, तो ऋग्वेदा में क्या है, बहुत ज़्यादा हज़ारों हिम्स हैं जिनको सूक्त कहते हैं या फिर वेलसेक कहते हैं। और ये कंपोज किसने किए भाई, ये कंपोज किसने किए, कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषियों ने कंपोज किए, ठीक है। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय विमेन, लेकिन उनमें से बहुत कुछ ही हैं जो कि विमेन ने कंपोज किए। मतलब कि जो ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट वेदा है, 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। ऋग्वेदा में हजारों हिम्स हैं जिसको सूक्त या फिर वेलसेक बोलते हैं, जो कि ऋषियों सेजेस के द्वारा कंपोज किए गए हैं। उनमें से बहुत ही कुछ हैं जो कि विमेन के द्वारा कंपोज किए गए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन, मतलब कि जितने भी कहते हैं ना कि हजारों हिम्स हैं, तो उनमें से बहुत ज़्यादा हिम्स, मोस्ट ऑफ द हिम्स कह सकते हैं 90% जो हिम्स हैं वो कंपोज किसने किए, मेन ने किए। टॉट, पढ़ाए किसने, मेन ने। लर्न किसने किए, सीखे किसने, मेन ने। यानी कि उनको कंपोज करना, कंपोज मतलब उनको बनाना, है ना, उनको डेवलप करना, तो कंपोज भी मैंने किया 90% हिम्स को, पढ़ाया भी, मतलब अपने शिष्यों को, बच्चों को पढ़ाया भी मोस्ट ऑफ द मेंस ने ही, और खुद सीखा भी किसने, सोसाइटी में मेंस ने ही सीखा। यानी कि विमेन का बहुत कम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था या फिर बहुत कम एक्टिव थी इस ऋग्वेदा के कंपोजिशन में, उनकी लर्निंग में, उनकी टीचिंग में। और ये क्यों था, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी फॉर्मेशन कैन से, राइट। आगे बढ़ते हैं। दीज हिम्स आर इन प्रेज। अब ये हिम्स, इन हिम्स में है क्या, इन सूक्तियों में, इन सूक्त में है क्या, तो ये जो हिम्स हैं वो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। वो कौन कौन से देवी हैं, देवता हैं, अग्नि, इंद्र, अग्नि मतलब फायर, इंद्र मतलब ये कौन से भगवान होते हैं, योद्धा के भगवान, लॉर्ड ऑफ वॉरियर बोलते हैं इनको। और सोमा, सोम क्या है, एक तरह का पेय पदार्थ होता है जिसको कहते हैं कि ये वो है, अमृत है। हाँ, तो अग्नि, इंद्र और सोम मेनली ये गॉड होते थे जिनके प्रेज में ऋग्वेद में हिम्स लिखे गए हैं। इसके अलावा जो पीपल इन ऋग्वेद को कंपोज, इनके हिम्स को कंपोज करते थे, उन्होंने खुद को क्या बोला, उनको किस नाम से डिनोट किया, खुद को क्या बोला, आर्यास। क्या बोला, आर्यास। और उनके जो अपोनेंट्स थे, उनके जो विपक्षी थे, उनको क्या बोला, मतलब कि जिन्होंने ये हिम्स बनाए, कंपोज किए, उनको क्या बोला गया, आर्यास। उन्होंने खुद को ही आर्या बोला। और उनके जो दुश्मन कह सकते हैं, ओपोनेंट्स थे, दुश्मन नहीं, उनके ओपोनेंट्स, उनके विपक्षी, उनको क्या बोला उन्होंने, दासाज या फिर दस्यूज।
दासाज या फिर दस्यूज, और यही शब्द बाद में जाकर के बन गया, क्या बन गया, दास। क्या बन गया, यही शब्द लेटर द टर्म दासा, लेटर द टर्म दासा बिकम दासा केम टू मीन स्लेव। स्लेव मतलब क्या, दास। मतलब कि जो ऋग्वेद के हिम्स थे वो जिन्होंने कंपोज किए उन्होंने खुद को आर्य बोला और अपने ओपोनेंट्स को दासाज या फिर दस्यूज बोला, जो कि बाद में दास बन गया यानी कि स्लेव, राइट। इसके अलावा ये चीज़ देखनी है कि ये जो दासाज और दस्यूज थे ये किस बेस पे लोगों ने कहा ये दास हैं दस्यूज हैं, जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे उनको आर्याज ने क्या बोला, दासाज बोला और दस्यूज बोला। बाद में यही टर्म दास हो गया जिसको कि स्लेव बोलते हैं, ठीक है। ये मेन और वुमेन दोनों होते थे। आगे देखते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेदा कंपोज कौन से सब कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में हुआ, तो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में हुआ। कौन से पार्ट में हुआ, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ, राइट। आगे देखते हैं सम ऑफ द एक मिनट, सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। मतलब कि ये जो हिम्स हैं, जो भी ये वेलसेग हैं, जो सूक्त हैं, वो किस फॉर्म में, डायलॉग्स फॉर्म में। किस फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग मतलब लाइक दो लोग हैं और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको ही अगर राइट डाउन कर दिया गया तो क्या कहेंगे, ये डायलॉग्स हैं, ठीक है। तो डायलॉग के फॉर्म में, जिसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिलता है, विश्वामित्र और व्यास एंड सतलज के बीच में एक डायलॉग है। विश्वामित्र, जस्ट अ सेकेंड, ये लास्ट लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो पेंट वाला सेक्शन है ये ऊपर नहीं जा सकता, ये यहीं रहेगा। तो एक डायलॉग है विश्वामित्र और व्यास एंड सतलज के बीच में। व्यास एंड सतलज क्या है, रिवर्स हैं, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से उनको गॉर्गस के रूप में ही देखा जाता था। तो एक डायलॉग है एनसीईआरटी में मेंशन, विश्वामित्र और व्यास एंड सतलज के बीच में, दो नदियों के बीच में। तो ये मैंने मेंशन इसलिए किया है बिकॉज एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब इसमें दे देगा कि जो डायलॉग है वो व्यास एंड सतलज के बीच में है, विश्वामित्र एंड व्यास एंड सतलज नदियों के बीच में, या फिर विश्वामित्र एंड गंगा यमुना रिवर के बीच में। तो हमको पता होना चाहिए कि वो सेज कौन थे, विश्वामित्र, मतलब ऋषि कौन थे, विश्वामित्र, और नदियाँ कौन थी, व्यास एंड सतलज। उनके बीच का डायलॉग है जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। सॉरी, द लास्ट स्लाइड। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मेगालिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगालिथ्स मतलब होता है बड़े बड़े स्टोन्स। मेगालिथ्स मतलब क्या, बड़े बड़े स्टोन्स। तो मेगालिथ्स दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स अबाउट 3000 ईयर्स अगो। मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले मेगालिथ्स यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग क्यों किया जाता था, लोगों के द्वारा किया जाता था, टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट्स यानी कि ब्यूरियल साइट मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, बरी करते हैं, तो वहाँ तो ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए कि ये फला इंसान की है या फिर इसमें कुछ ये है, तो ऐसा करके ऐसा करने के लिए इन मेगालिथ का, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। और कहाँ ये यूज़ होता था, तो थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, इन एरियाज में ये यूज़ होता था। डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम वाले एरिया में, और कश्मीर में, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होता था। अब मेगालिथ में क्या होता था, मेगालिथ में कभी कभी क्या होता था, कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। भाई एक से ज़्यादा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है, वो जो हड्डियों का ढांचा होता है, जैसे लोग जो मतलब कि लोगों को दफना देते हैं तो काफ़ी सालों बाद वो क्या निकलता है, ढांचे के रूप में निकलता है ना। दैट्स स्कैरी। तो अभी क्या होता था कि जो मेगालिथ होती थी, तो मेगालिथ क्या है, ब्यूरियल साइट्स ही तो हैं, तो उनमें क्या होता था, कभी कभी एक से ज़्यादा निकल जाते थे ये स्केलेटन। भाई ये कैसे हो गया, एक जगह है तो उसमें तो एक ही लोगों को दफनाएंगे ना, एक से ज़्यादा क्यों? क्योंकि क्या होता था ना कि एक जगह पे एक लोगों को दफना दिया गया, मान लो किसी फैमिली के एक पर्सन की मृत्यु हुई तो वहाँ पे उसको दफना दिया गया, फिर वहाँ पे कुछ साइन वगैरह, कुछ मार्क वगैरह कर देते थे कि ये हमारी, मतलब ये इस फैमिली की साइट है। फिर क्या होता था, उसी फैमिली का जब दूसरा पर्सन मरता था, ठीक है ना, दिस इंडिकेट्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस। मतलब कि जब दूसरी फैमिली
जब उसी फैमिली का जब दूसरा पर्सन मरता था तो उस फैमिली के उस पर्सन को भी उसी जगह पे ही दफना दिया जाता था। लेकिन अब कैसे दफनाएंगे, वापस से पूरा खोदेंगे, क्या करेंगे? तो जिस रास्ते से बॉडीज़ को ले जाया जाता था, जो बाद में जिनकी डेथ होती थी उनकी बॉडीज़ को ले जाते थे, उस जगह को पोर्ट होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट होल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? क्या लिखा है ये भी बता देते हैं। मेगालिथ कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन। मेगालिथ में क्या होता था, कभी कभी एक से ज़्यादा स्केलेटन होते थे। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस। मतलब एक फैमिली को बिलोंग करने वाले लोगों को एक जगह ही बरी किया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। मतलब उन लोगों की बॉडी जो बाद में जिनकी मृत्यु हुई है उनको पोर्ट होल्स के थ्रू उस मेगालिथ के अंदर, उस ग्रेव के अंदर ले जाते थे। किसके थ्रू? पोर्ट होल्स के थ्रू। दिस वाज द मेगालिथ। ओके, ब्यूरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव से एक ब्यूरियल मिली है, वो क्यों स्पेशल है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। रिवर घोड़ के किनारे ये एक साइट है, और रिवर घोड़ जो है कि ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। ठीक है, तो ये साइट्स के लोकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं हम इनमें। तो याद रखनी है कि जो इनाम गांव है भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी घोड़ के पास ये साइट है। और यहाँ पे एडल्ट्स होते थे उनको जनरली ग्राउंड में सीधे बरी किया जाता था, और उनका सिर नॉर्थ की तरफ होता था। अडल्ट्स को कैसे बरी करते थे? ग्राउंड में, ज़मीन में सीधा लिटा करके और सर नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना। और कभी कभी उनको घरों के अंदर भी बरी कर दिया जाता था, मतलब घर के अंदर ही दफना रहे हैं। ओके, और साथ साथ कुछ बर्तन रखे जाते थे जिनमें फूड और वाटर होता था, और डेड पर्सन के साथ रखते थे। क्यों रखते थे भाई? आई डोंट नो, जो था वो मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल साइट यहाँ से मिली है। वन मैन वॉज, जस्ट अ मिनट, नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। आप लोग देखिएगा, लास्ट लाइन की मैं बात कर रही हूँ, है ना। द वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार। मतलब एक आदमी यहाँ पे कैसे मिला है? एक लार्ज, बहुत बड़े 4-legged क्ले जार, मिट्टी के एक जार में जिसके 4 पाँव थे। मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा था जिसके 4 पाँव थे। ऐसे बड़े से जार में एक आदमी बरी हुआ मिला है। और कहाँ? इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। एक 5 घरों का रूम था, 5 रूम का एक घर था। इस घर में एक आदमी एक 4 पैर वाले एक मिट्टी के क्ले के अंदर दफना हुआ मिला है। ठीक है ना। और ये जो बॉडी थी क्रॉस लेग पोजीशन में रखी गई थी। बॉडी किस पोजीशन में रखी गई थी? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखी गई थी। क्रॉस लेग मतलब जैसे गाड़ी पे बैठते हैं ना, क्रॉस लेग कैसे? मतलब लेग स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस है। हाँ, समझ गए ना। एंड दिस हाउस हैड ऑल्सो अ ग्रेनरी। इस हाउस में ग्रेनरी भी थी, मतलब जहाँ पे अनाज रखते हैं। तो कैसा था भाई? सोचो, घर के अंदर ही जो है कि उसको एक दफनाया गया इंसान को, वो भी किस में? एक जार में, एक क्ले जार में, है ना। तो इसीलिए ये एक स्पेशल साइट है और इसको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो मैंने भी इसलिए मेंशन किया है बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछ सकता है। और ये जो घर था ना, ये जो 5 रूम वाला घर था ना, ये इस इनाम गांव का कह सकते हैं एक सबसे बड़ा घर था। वहाँ के सेटलमेंट का सबसे बड़ा घर हुआ करता था ये। ठीक है ना। तो दिस वाज इट। हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए बहुत ही शॉर्ट पीरियड में और इन अ शॉर्ट वे। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आ चुके हैं हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़ फॉर सीटेट। सो अगर आपने नहीं देखा देन यू कैन गो एंड वॉच। एंड प्लीज़ if you like the video then please hit the like button, do subscribe to my channel and share the video because you know as I always say sharing is caring। और इन वीडियोस को बनाने में एनसीईआरटी से ये जो खजाना ढूंढ कर लाने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं, एक्चुअली बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, जय हिंद। और भी सारी सीरीज़ आती रहेंगी।